हेलो दोस्तों, परीक्षा मिनट 2.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, पिछली क्लास में हम लोग एलसीएम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट किया था। पिछली क्लास तक केवल और केवल एलसीएम के ही जो बेसिक पॉइंट और जो क्वेश्चन थे वही हो पाए थे। आज हम एचसीएफ स्टार्ट करेंगे। एचसीएफ पढ़ने के बाद एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर के और भी क्वेश्चन आए हैं उन पर प्रैक्टिस करेंगे। आज एचसीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। एचसीएफ के बारे में सबसे पहले एक चीज़ ये सीखेंगे, सबसे पहले एचसीएफ को क्या कहते हैं उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी सीखेंगे। एचसीएफ को हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? मासा कहते हैं। एचसीएफ की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। एचसीएफ को इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। एचसीएफ को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपवर्तक क्या होता है या जो फैक्टर है क्या होता है इसके बारे में जानना होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक सबसे पहले अपवर्तक के बारे में जानेंगे। इसे हिंदी में फैक्टर बोल सकते हैं, इंग्लिश में सॉरी, और हिंदी में क्या कह सकते हैं? गुणनखंड। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने ये चीज़ सीखी थी कि हम लोगों ने एलसीएम में सबसे पहले क्या सीखा था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल गुणांक अपवर्त इसके बारे में सीखा था, तब उस पर आगे चर्चा की थी। सेम प्रोसेस यहाँ भी वही करेंगे। क्या एचसीएफ का फुल फॉर्म लिखा है, क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। अब सीखेंगे अपवर्तक, फैक्टर और गुणनखंड। ये तीनों एक ही नाम है। ये सवाल में, आपके क्वेश्चन में, प्रश्न में इस्तेमाल किए जाएंगे ये शब्द। कौन से? अपवर्तक या फैक्टर या गुणनखंड, इन तीनों की एक ही बात है। अगर हम आपसे कहें कि गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, तो मैं आपसे यदि बोलूं कि 8 के फैक्टर लिखिए, तो 8 का फैक्टर हर वह संख्या होगी जो इसे डिवाइड कर दे। 8 का फैक्टर हर वह नंबर होगा जो इसे डिवाइड कर दे, विभाजित कर दे। 8 का अगर हम फैक्टर लिखना चाहेंगे तो 8 को 1 डिवाइड कर देगा, 2 भी डिवाइड कर देगा, 3 नहीं कर पाएगा तो 8 का 3 फैक्टर नहीं होगा। किसी संख्या के बहुत सारे खंड ही गुणनखंड कहलाते हैं। अगर गुणनखंड की बात करें, किसी संख्या के बहुत सारे खंड ही क्या कहलाते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं। मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर देता हूं। मैं बार बार दोस्तों इसलिए रिपीट करता हूं कि सीखना इंपॉर्टेंट है। सीखेंगे जब भी काम चलेगा। हल्का हल्का करने से कुछ नहीं होने वाला है। मजबूत सीखना पड़ेगा, कंठस्थ सीखना पड़ेगा। हम लोग एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट किए थे। एलसीएम में हम लोग एलसीएम अभी केवल एलसीएम पढ़ चुके हैं। अब एचसीएफ स्टार्ट किया है। एचसीएफ को क्या मासा बोलता है? फुल फॉर्म इसका क्या लिखा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। समापवर्तक, अपवर्तक और फैक्टर और गुणनखंड, ये तीनों एक ही नाम है। ये आपको प्रश्न में, क्वेश्चन में ये नाम देखने को मिल सकते हैं। जब भी ये नाम आएंगे तो काम हम एक ही करेंगे। तो गुणनखंड के बारे में सबसे पहले सीखेंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 के गुणनखंड लिखिए, तो 8 का गुणनखंड हर वह संख्या होगी जो 8 को पूरी तरह विभाजित कर दे। 8 का हर वह संख्या गुणनखंड होगी जो 8 को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो 8 को 1 विभाजित करेगा, क्यों? क्योंकि 1 सभी को विभाजित करता है। ये यूनिवर्सल फैक्टर है, सर्वमान गुणनखंड है। कौन सा? यूनिवर्सल फैक्टर है।
फिर 2 8 को विभाजित कर देगा तो 2 फैक्टर है किसका, 8 का। फिर 4 भी 8 को विभाजित कर देगा और 8 भी 8 को विभाजित कर देगा। 8 के फैक्टर कितने होंगे, 1 2 3 4। किसी भी संख्या के फैक्टर जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन मल्टीपल अनलिमिटेड होते हैं। अपवर्त जो होता है, गुणांक जो होता है किसी संख्या के, अनलिमिटेड लिखे जा सकते हैं, लेकिन जो अपवर्तक होता है, फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है, वो लिमिटेड लिखे जाते हैं। इसी तरीके से मैं अगर पूछूं कि 12 के गुणनखंड लिखिए तो 12 का गुणनखंड 1, 2 भी 12 को विभाजित कर देगा, 3 भी कर देगा, 3 चक्कू 12, 4 भी कर देगा, 5 इसका गुणनखंड नहीं होगा, 5 विभाजित नहीं करेगा। जो भी 12 को पूरी तरह काट देगा वो 12 का गुणनखंड कहलाएगा। हमने कहा कि 8 के गुणनखंड लिखिए तो 8 के इतने गुणनखंड हो गए। 12 के गुणनखंड का 1 भी 12 को काट देगा, 2 भी काट देगा, 3 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, 5 नहीं काट सकता, 6 काट देगा, 7 8 नहीं काट सकता, 9 10 11, फिर कौन काटेगा, 12। अगर मैं आपसे 16 की बात करूं तो 1 इसे काट सकता है, 16 को 2 भी काट सकता है, 4 भी काट सकता है, 6 नहीं काटेगा, 7 नहीं, 8 दूनी 16 करेगा, फिर सीधा सीधा 16 से कटेगा, कौन, 16। मैं यहाँ पर आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि HCF को कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर मैं दिखाना चाहता हूँ कि फैक्टर क्या होते हैं, इनको निकालने की आवश्यकता क्या पड़ी। इनको निकालने की दोस्त आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अब HCF की डेफिनीशन जान लो क्या है, जो परिभाषा है वो जान लीजिए। बिल्कुल बेसिक से काम करेंगे। जिन लोगों को कतई कुछ नहीं आता है, बिल्कुल उन लोगों को भी ध्यान में रखते हुए चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कराई जा रही हैं। परिभाषा सीख लेते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की क्या होगी, मासा की क्या होगी। जैसे लासा की क्या निकाली थी, वह छोटे से छोटा गुणांक जो दी गई सभी संख्याओं में शामिल हो लासा कहलाता है, ऐसा कहा था। मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल बोला था। तो यहाँ पर कहेंगे वह बड़े से बड़ा गुणनखंड, वह बड़े से बड़ा गुणनखंड जो दी गई सभी संख्याओं में शामिल हो, सभी संख्याओं में क्या हो, सभी संख्याओं में शामिल हो, मासा कहलाता है। हम लोगों ने 12, 8, 16 के फैक्टर जाने। फैक्टर लिमिटेड होते हैं लेकिन मल्टीपल अनलिमिटेड होते हैं। मल्टीपल की बात नहीं कर रहे, फैक्टर की कर रहे हैं। इसके फैक्टर इतने हैं, 12 के इतने हैं, 16 के इतने हैं। फिर अगर यहाँ पर आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पर ये बात बता दी जाए, क्या बात बोल दी जाए कि 8, 12, 16 का क्या ज्ञात कीजिए, मासा। अगर दिख नहीं रहा है तो मैं इधर लिख देता हूं। मान लो मैंने पूछ दिया कि 8, 12, 16 का मासा ज्ञात कीजिए, तो मासा निकालने की मान लीजिए कि जो भी अभी क्लास का समय हुआ है, इतने समय में मैंने आपको मासा निकालने की कोई भी विधि या मेथड नहीं सिखाया है। तो अगर मासा निकालना हो, HCF निकालना हो, तो डेफिनीशन से कैसे निकालेंगे, कैसे इसे समझेंगे, अच्छी तरीके से देख लीजिए कैसे समझेंगे। डेफिनीशन से कैसे समझेंगे, मान लो आपसे बोला गया कि 8, 12, 16 का क्या ज्ञात करना है, आपको HCF ज्ञात करना है। आपको विधि नहीं पता है तो परिभाषा पता नहीं है, मतलब डेफिनीशन क्या कहती है ये बात सीखना जरूरी है। वह बड़े से बड़ा गुणनखंड जो दी गई सभी संख्याओं में शामिल हो, मासा कहलाता है। दी गई संख्याओं में ऐसे कई सारे गुणनखंड हैं जो शामिल हैं। जैसे 1 की अगर बात करी जाए तो 1 भी है भाई, जो हर संख्या में शामिल है। अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 भी ऐसा गुणनखंड है जो सभी संख्याओं में शामिल है। 2 भी ऐसा गुणनखंड है जो सभी संख्याओं में क्या है, शामिल है। लेकिन 4 भी ऐसा गुणनखंड है जो सभी संख्याओं में शामिल है।
वह बड़े से बड़ा गुणनखंड जो दी गई सभी संख्याओं में शामिल है। तो भाई साहब बहुत सारे गुणनखंड शामिल हैं, लेकिन कौन सा बोला? वह बड़े से बड़ा गुणनखंड जो दी गई सभी संख्याओं में शामिल है वही मासा होगा। एक भी शामिल है, दो भी शामिल है, लेकिन मासा सिर्फ कौन होगा? मासा मेरे दोस्त सिर्फ 4 होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा गुणनखंड, ऐसा फैक्टर, ऐसा गुणनखंड, ऐसा फैक्टर, ऐसा अपवर्तक जो दी गई सभी संख्याओं में शामिल हो मासा कहलाता है। कौन सी दी गई सभी संख्याएं? जिनका मासा निकालना है। ऐसा गुणनखंड जो दी गई सभी संख्याओं में शामिल हो मासा कहलाता है। सभी संख्याओं में बहुत सारे गुणनखंड, अपवर्तक, फैक्टर शामिल होंगे। सभी संख्याओं में बहुत सारे फैक्टर शामिल होंगे, लेकिन सभी गुणनखंड मासा नहीं होंगे। उन शामिल जो कॉमन फैक्टर है उनमें जो हाईएस्ट, जो बड़ा होगा वो मासा कहलाएगा। इसका मतलब शामिल एक भी था, एक मासा नहीं है, दो भी नहीं, तो कौन है? 4 है। तो 8, 12, 16 का मासा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 8, 12, 16 का मासा दोस्त कितना हो जाएगा? 4। मासा निकालने की कई सारी विधि होती हैं, उन विधि के बारे में बताएंगे, फिर आगे चर्चा करते हैं उसके आगे क्या होगा। देखिए, अगर मासा निकालने की विधि की बात करें, अगर मासा निकालने की विधि की बात करें दोस्त, तो सबसे पहले एक विधि होती है, उसे कहते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। सबसे पहला कौन होता है? प्राइम फैक्टर हिंदी में बोलेंगे इसे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि। यहां पर मान लीजिएगा वही 8, 12 कितना लिया था दोस्त? 8, 12, 16 इनके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। प्राइम फैक्टर करने के लिए इनको इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। 12 को लिख सकते हैं 4 तियां 12, 4 को लिखेंगे 2 गुणा 2, 3 को ऐसे ही छोड़ देंगे। 16 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर अगर मासा निकालने की बात आएगी दोस्तों, मैं फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि भले ही ये बहुत बेसिक चीज़ चल रही हो, लेकिन भाई मेरे समझ यहीं से आएगा। चीज़ों को जब तक अच्छी तरीके से, मजबूत तरीके से नहीं पढ़ेंगे, तब तक एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर, अच्छा रिजल्ट आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अगर आप अच्छी तरीके से बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को सीख रहे हैं तो जो आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो मजबूत होता चला जाता है। वैसे क्या होता है, कहीं ना कहीं चीज़ों में दुविधाएं रहती हैं और सवाल गलत होने के काफ़ी सारे चांसेस रहते हैं। जो लोग नए हैं उन लोग ज़्यादा ध्यान से देखें। जिन लोगों को मान लो कुछ आता है बेसिक, तो वो स्किप करके भी देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी एचसीएफ के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ बताई हैं, उसके बाद डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है, फैक्टर को समझा है जिसे हिंदी में गुणनखंड या अपवर्तक कहते हैं दोस्त। उसके बाद में जो एचसीएफ निकालने की जो विधि है उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्राइम फैक्टर में जो होता है, प्राइम फैक्टर में ऐसा फैक्टर जो सभी संख्याओं में शामिल होगा वो मासा कहलाएगा। 2 2 सभी में मिला, अगली बार भी 2 2 सभी में मिला, लेकिन अब 2 यहाँ बचा, 2 यहाँ, यहाँ 2 नहीं। इसका मतलब अब इसे कॉमन नहीं कर सकते, 3 यहाँ 3 यहाँ नहीं है, तो बस इतना ही हमारा मासा हो जाएगा, जो कि दोस्त कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ 8, 12, 16 का एचसीएफ निकालिए, तो प्राइम फैक्टर मेथड से मासा ऐसे निकलता है। भाई मेरे ये इसलिए लिखवा रहा हूँ आपको, आप इससे एक अच्छी नोट तैयार कर सकते हैं, आप उससे रिवाइज कर सकते हैं, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। प्राइम फैक्टर मेथड सीखने के बाद में हम आपसे ये कहेंगे कि यही वाला नंबर उठा लेंगे और फिर एक और लॉन्ग डिवीजन मेथड, भाग की लंबी विधि, भाग की लंबी विधि।
भाग की लंबी, जबकि हम सवाल जब करेंगे, जब हम प्रश्न हल करेंगे तो मासा इससे भी नहीं निकालेंगे। इससे तो हो सकता है 5-10% निकाल लें, लेकिन इसकी आवश्यकता जरूर पड़ेगी। इस पर क्वेश्चन ही आता है कि भाग की लंबी विधि से इसे भाग देते हैं तो ये भागफल प्राप्त हो रहे हैं, अंतिम भाजक ये है, तो बताइए संख्या कौन सी, दो संख्याएं कौन सी थी। ऐसा प्रश्न आता है, वो जब करेंगे जब जान जाएंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है ये चीजें नोट बनाने के लिए होती हैं दोस्तों। नोट थोड़ी अच्छी लगती है और आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि आप एलसीएम और एचसीएफ में क्या क्या पढ़े हैं। थोड़ा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तसल्ली मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा चीजें कहां से क्या हो रही हैं। अगर इसकी बात करें, इसके बारे में अभी हमने इसके बारे में क्या अभी हमने आपको बताया था कि मान लो फिर से मैं आपसे ये कह दूं कि 8, 12, 16 इनका आपको मासा निकालना है। तो भाई मेरे इसमें भाग की लंबी विधि से मासा ऐसे निकालते हैं कि जिन संख्याओं का मासा निकालना है उनमें से 2 संख्याएं उठा लेते हैं। तो जैसे 8 और 12 उठाया तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। बहुत सारी संख्याओं का यदि हमें मासा निकालने को दिया गया है तो भाग की लंबी विधि से मासा निकालते समय सबसे पहले हम 2 संख्याएं उठा लेंगे और भाग देंगे। भाग देने का दोस्त तरीका क्या होगा वो देख लीजिएगा। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे रहे हैं तो 12 में 8 से भाग देंगे तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 एकम 8 और शेषफल कितना आ जाएगा 4। इस तरीके से मासा निकालते समय जब हम इसे एक बार पहाड़ा पढ़ के 12 में से 8 घटाएंगे, जो 4 बचेगा, जो शेष होता है ना, वो फिर से दोस्त भाजक बन जाता है। वो क्या बन जाता है? डिवाइजर बन जाता है। ये क्या बन जाता है? भाजक बन जाता है। 8 से 12 में भाग दिया तो क्या हो गया? 12 में से 8 गया, कितना 4 शेषफल आया, तो ये क्या बन गया भाई साहब? ये फिर से क्या बन गया? भाजक बन गया। और फिर भाज्य कौन बनता है? जिससे पहले हम भाग कर रहे थे, किससे? 8 से। तो 8 को उतार के कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे। 8 को उतार के कहाँ रखेंगे दोस्त? यहाँ रखेंगे, यहाँ। 8 को उतार के कहाँ रखेंगे और फिर पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 दूनी 8। ये पूरी तरह विभाजित हो गया। लेकिन ये अंतिम भाजक है। ये कौन है? अंतिम भाजक। लेकिन अंतिम भाजक ही मासा होता है, लेकिन 4 अभी मासा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस संख्या क्या करें? तो करना क्या होता है, अंतिम भाजक से अगली संख्या भी चेक करी जाती है कि उससे वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं है। वहां पर भी सेम प्रोसेस यही अपनाया जाता है। जब वो भी विभाजित हो जाता है तो अंतिम भाजक जो होता है, जो अंतिम भाजक होता है उसे मासा बोल दिया जाता है। उसे क्या बोला जाता है? मासा। फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं, यदि बात आपको सही से समझ नहीं आई है तो मैं बताता हूं। हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या ज्ञात कर रहे हैं? भाग की लंबी विधि से मासा ज्ञात करने की कोशिश किए। भाग की लंबी विधि से मासा कैसे ज्ञात होता है दोस्त? हमें 3 संख्याएं दी थी, इनका मासा पूछा गया था। संख्याएं 4 भी हो सकती हैं। जब हम अपने सवाल में मासा निकालेंगे तो हम इससे भी नहीं मासा नहीं निकालेंगे। इसको मेरे दोस्त सीखने का सिर्फ एक कारण है कि इससे कभी कभी मासा निकालना सरल भी रहेगा, लेकिन इस विधि से एक क्वेश्चन ही आता है जो हमें करना होता है। हमने क्या किया है, हमने 2 संख्याएं उठा ली हैं और आपसे बोला कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाइए। आपने सिंपली 12 में 8 से भाग लगाया। पहाड़ा एक बार गया, 8 एकम 8, 4 आ गया शेषफल। लेकिन मासा निकालते समय इस विधि से जो शेषफल आता है दोस्त, वो फिर से भाजक बन जाता है। वो फिर से क्या बन जाता है? भाजक। भाजक मतलब जिससे भाग करते हैं शेषफल वो बन जाता है। कौन? भाग देने वाला। फिर भाग किस में दिया जाएगा? तो जिससे जो भाजक होता है पहले, वो भाज्य बन जाता है। जो पहले भाजक होता है वो क्या बन जाता है? भाज्य बन जाता है। और फिर 4 दूनी 8, यहाँ पर पहाड़ा चला गया, शेषफल खत्म हो गया, 0 बचा, काटा लग गया। उसके बाद जो अंतिम भाजक होता है, अगली संख्याओं को भी इसी प्रोसेस से चेक किया जाता है।
फिर वो भी जब विभाजित हो जाती हैं तो यहाँ पर जो अंतिम भाजक बनता है, बचता है, वो मासा कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मासा कहलाता है। ये दो विधि हैं, इनसे हम लोग मासा निकालते हैं। ये विधि से मासा निकाला जाता है, लेकिन हम लोग प्रश्न में इससे मासा ना निकालकर एक और विधि है जिससे बड़ी आसानी से मासा निकाल सकते हैं। वो विधि क्या है? जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ी देर के लिए अगर मैं आपसे बोल दूं कि 15 और 12 का मासा ज्ञात कीजिए, 15 और 12 का मासा ज्ञात कीजिए, 15 और 12 का मासा ज्ञात कीजिए। वो विधि क्या है दोस्त, ये समझेंगे। वो विधि क्या है ये समझेंगे। सीधा सीधा तरीका ये हो गया कि आप अगर भाग की लंबी विधि से करेंगे तो 12 से 15 में भाग देंगे, 12 एकम 12, फिर 3 बचेगा, ये भाजक बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा कौन? पहले वाला भाजक। 3 चक्कू 12 डिवाइड हो गया। चूंकि 2 ही संख्या थी तो अंतिम भाजक मेरे दोस्त हमारा, अंतिम भाजक हमारा क्या है? अंतिम भाजक हमारा 3 है, तो यही क्या हो गया? अंतिम भाजक ही क्या होता है? मासा होता है। लेकिन दूसरी विधि क्या है ये समझ लीजिएगा पहले। दूसरी विधि मेरे दोस्त ये है कि आप थोड़ा मोटा मोटा ये चीज समझिएगा कि मासा होता क्या है। मासा वो होता है जो संख्याओं का मासा निकाल रहे होते हैं, उसमें जो कॉमन फैक्टर होता है हाईएस्ट वाला, जो बड़ा वाला फैक्टर होता है, वो जो संख्याओं में कॉमन होता है वही मासा होता है। तो क्यों ना इनके फैक्टर कर लें पहले। जैसे मैंने इसके फैक्टर किए 3 गुणा 5 15, इसको लिख लिया, और इसके फैक्टर किए 3 गुणा 4। तो आप देख रहे हैं कॉमन फैक्टर कौन है? कॉमन फैक्टर दोस्त है इसमें 3, और 3 के बाद कौन बचा? 5 और 4। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पर एक चीज और सीखने से पहले मैं फाइनली आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि दोस्त, मैं आपके साथ किसी भी तरीके का ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ जिससे कि मान लो मैं इस तरीके से आपको चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर मुझे चीज़ जो चैप्टर है या एग्ज़ाम है उनके पेपर को देखकर एनालाइज करने के बाद में जो रियलाइज़ हुआ है कि चीज़ों को एक नए बच्चे को, या जो लोग पढ़ भी रहे हैं, कच्चा पक्का पढ़े हैं, कमज़ोर पढ़े हैं और कहीं कहीं पर छूटा हुआ है पॉइंट, है ना, उन लोगों के लिए अगर कुछ क्लास दी जाए या चीज़ें बताई जाएं जो हम पढ़ाएं तो उसका तरीका क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल मेरे भाई यही वो तरीका है, बिल्कुल बेसिक से। इसमें शायद अभी आपको ये चीज़ लग रहा होगा कि क्या यार इतनी छोटी छोटी चीज़ें सर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही आपके चैप्टर को मजबूत बनाएंगी, आपको सिलेक्शन दिलाएंगी। आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जब पेन रखते हैं ना, तो ये बेसिक पॉइंट आपके पेन में वो ताकत डालेंगे कि आपका पेन एक सही दिशा में चलेगा, सही दिशा में सवाल को हल करेगा। क्यों? क्योंकि जो बेसिक पॉइंट आप पढ़ के गए ना, आप इसके विरुद्ध नहीं जाएंगे तो सवाल सही ही सॉल्व होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि लोग अगर इस तरीके से चीज़ों को सीखेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट लाएंगे एग्ज़ाम में, एक अच्छा स्कोर करेंगे और जल्द ही से जल्द अपनी जॉब जो उनका सपना है वो भी पूरा करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि 15-12 में अगर हम मासा निकालें तो भाग की लंबी विधि से ऐसे मासा आता है, अगर दूसरी वाली विधि उठाएंगे तो मासा और भी ज्ञात हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं जो मासा होता है, तो बाद में जो नंबर बचते हैं वो दोस्त को प्राइम होते हैं। कौन होते हैं? को प्राइम, सह अभाज्य होते हैं। और ये वही सवाल है जब आपसे कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, उनका मासा 3 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सीधा मासा से इसमें गुणा 3 5 15 और 3 चक्कू 12 इसीलिए किया जाता है। जब किन्हीं संख्याओं से आप मासा कॉमन कर लेते हैं तो जो नंबर बचते हैं वो को प्राइम होते हैं, 2 वाले। लेकिन कई संख्याओं में हो सकता है कई संख्याएं मिलकर को प्राइम नहीं बनाएंगी। कैसे? जैसे मान लो अभी हम 2 और इसका 3
और इसका 4 ले लें और मासा 3 कर लें, तो ये 6 रहा होगा, ये 9 रहा होगा, ये 12 रहा होगा। जबकि ये दो बीच में कोप्राइम नहीं है, इनमें 2 कॉमन है। सहभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें एक मासा हो। तो कहने का मतलब है ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, वापस आइए। वापस आकर हम आपको यही सिखाना चाहते हैं। क्या सिखाना चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब ये है दोस्त, मासा एक और विधि से ज्ञात कर सकते हैं। वो विधि मेरे भाई क्या है मैं बताना चाहता हूँ। जैसे भाग की लंबी विधि से आपने मासा ज्ञात किया, मासा आया 3, इससे पता चल गया कि मासा 3 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? मासा होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 निकाल लिया, ये मासा हो गया। उसके बाद जो नंबर बचते हैं उन्हीं का अनुपात हमें सवालों में मिलता है, वही कोप्राइम होते हैं, सहभाज्य होते हैं, उनके बीच कुछ कॉमन नहीं होता है, एक मासा होता है, इसीलिए वही नंबर दिए जाते हैं। जो हमारा मासा होता है वो निकाल लिया जाता है, यही इसलिए ताकि आप सवाल को एक अच्छे ढंग से वो क्रिएट कर सके। सवाल बनाते ही इसीलिए मासा ही पता चल जाएगा, तो सवाल की हैसियत ही क्या रही, खत्म हो गया। फिर उसके बाद कहने का मतलब ये है कि दूसरी विधि जो है उससे मासा निकालेंगे कैसे, वो क्या है? वो विधि दोस्त मेरे ये है कि किसी 2 संख्याओं का मासा, उनका अंतर या अंतर का कोई गुणनखंड होता है। कौन होता है? गुणनखंड होता है। जल्दी से समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। अगली विधि है जिससे मासा निकालने की, वो क्या कहती है? किन्हीं दो संख्याओं का मासा उनका अंतर या अंतर का कोई गुणनखंड होता है। वो ये कहना चाहता है कि जिनका भी आप मासा निकाल रहे हैं ना 2 संख्याओं का, उनका अंतर ले लो, वही मासा है। अगर वो नहीं है तो जो अंतर है ना उसका कोई फैक्टर, कोई गुणनखंड मासा है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो कहता क्या है। वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक संख्या है, आपके पास दूसरी संख्या है, तो उसके अंदर HCF मौजूद होता है मल्टीपल में, और HCF मौजूद होता है ऐसे गुणनखंड में। अगर आप HCF कॉमन कर लेंगे तो A माइनस बी ये मासा है। ये क्या है? मासा है। देख लीजिएगा, जैसे अभी मैंने 12 और 15 लिया है, तो अंतर मासा है, तो 15 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा? 3। तो भाई साहब अब कभी अंतर से बड़ा मासा नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि अगर इस सवाल को देने के बाद में दोस्त, अगर कोई आपसे ऑप्शन में एक 6 रखा हो, एक 3 रखा हो, एक 5 रखा हो, एक 4 रखा हो, और 12 और 15 का मासा आपसे पूछे और आप मान लो इनका अंतर निकाल लिए 3, तो जब मैं कह रहा हूं, तुम्हारा भाई कह रहा है कि किसी संख्या का मासा उनके अंतर से कभी बड़ा नहीं हो सकता है, उनके अंतर से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। जो अंतर होगा या तो वही मासा होगा या तो उसका कोई गुणनखंड मासा होगा। तो जब अंतर 3 आ गया है, इससे बड़ा मासा नहीं हो सकता है, तो इससे बड़ा 6, इससे बड़ा 4, इससे बड़ा कौन? 5 काट देंगे और फिर किसे चेक करेंगे? 2 को चेक कर लेंगे, 3 को चेक कर लेंगे, तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। 2 को चेक करेंगे, 15 नहीं कटेगा, 12 कट जाएगा, तो जो कटेगा नहीं तब भी तो मासा नहीं होगा। 2 से 15 इसलिए नहीं कट रहा क्योंकि 15 को गुणनखंड में आप 2 से नहीं लिख सकते, 15 को 2 के गुणनखंड में नहीं लिख सकते। 3 गुणा 5 लिख सकते, 2 गुणा 7 लिख सकते हो, 14 होगा, 15 नहीं होगा, इसीलिए 2 से नहीं कटा। जब 15 में 2 मौजूद नहीं है तो कॉमन कहां से होगा? इसीलिए जब 3 से आप चेक करेंगे तो 3 चक्कू 12, 3 5 15, और ये बचा था, ये भी आंसर हो जाएगा। तो फाइनली एक चीज सामने निकल कर आई है, वो क्या है कि हमने 3 विधि सीखी हैं। क्या विधि तो और बन सकती है, आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी कि सबसे बड़ा नंबर उठा लिया, लेकिन बेस्ट ये चीज है मेरे भाई कि जब आप किन्हीं 2 संख्याओं का अंतर ले लो ना, तो उनका अंतर ही मासा होता है या उनका कोई गुणनखंड होता है। ये एग्जाम्पल लिखा है।
क्या कहेंगे कि किसी दो संख्याओं का मासा उनका अंतर या उनका कोई अंतर का कोई गुणनखंड होता है, अंतर से बड़ा मासा नहीं हो सकता है। और मासा कैसे निकालते हैं ये बात मैंने बता दी, मासा ऐसे भी निकाल सकते हैं, मान लो दो संख्याओं का मासा है, चेक हर तरीके से कर लेंगे। भाई कभी एक चीज सीखने से हमें चीजें मजबूत हमारी हो ही नहीं सकती हैं, एक चीज सीखने से। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा ट्रिक लगाने से वो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती हैं, तब हमको बेसिक तरीके अपनाने पड़ते हैं, है ना। तो हमको हर चीज़ आनी चाहिए। हर चीज़ का मतलब ये भी नहीं कि बहुत सारी चीज़ सीखना है, लेकिन कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं। जैसे अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँ कि जैसे आपको विभाज्यता का नियम आता है, मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मैं बहुत बड़े बड़े नंबर लिख दूँ 91, है ना, और उसके बाद में मैं लिख दूं 1884, कुछ भी लिख दूं। अब अगर हम ऑप्शन दे दें कि इनका मासा निकालो और इनका ऑप्शन कितना है 1 2 3 4, कहने का मतलब ये है दोस्त कि इनका दो मासा नहीं हो सकता कभी भी। क्यों? क्योंकि ये नंबर 2 से विभाजित नहीं होता। जो नंबर 2 से विभाजित होगा, इसका मतलब भाई साहब 10 2 से इसीलिए विभाजित हो जाता है क्योंकि 10 को 2 गुणा 5 लिखा जाता है, क्योंकि 10 के अंदर गुणनखंड में 2 बैठा है, और 10 के अंदर अगर 2 बैठा है, 12 के अंदर 2 बैठा है, 10 को 2 गुणा 5, 12 को 2 गुणा 6 लिख पा रहे ना, तभी मासा 2 बैठ पा रहा है। किसका? 12 और 10 का मासा तभी 2 बैठ पा रहा है क्योंकि 10 के अंदर भी 2 है और 12 के अंदर भी 2 है। तो जब 1891 के अंदर 2 नहीं है तो भाई साहब मासा 2 की किसी कीमत पे 2 मासा नहीं हो सकता है। 3 का ऐसे चेक कर लेंगे। 3 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि कोई नंबर 3 से डिवाइड होती है, विभाजित होती है या नहीं, ये जानने के लिए उस नंबर के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग कैसे करेंगे? 1 8 8 4, इसके अंकों का योग 1884 3 से विभाजित है या नहीं है, ये जानने के लिए 1884 के अंकों का योग करना पड़ेगा। जो नंबर आएगा वो 3 से अगर विभाजित हो गया, कौन? अंकों का योग, अगर वो विभाजित हो गया तो 1884 3 से विभाजित है। 8 1 9, 9 8 17, 17 4 21, 21 मेरे दोस्त 3 से विभाजित है, ये नंबर 3 से विभाजित है। अगर इसकी बात करूं तो 8 1 9, 9 9 18, 1 19, ये नंबर दोस्त 3 से विभाजित नहीं है, तो मासा 3 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो नंबर 2 से ना कटे वो 4 से कहां कटेगा? उसके अंदर 2 ही नहीं है, उसके अंदर क्या नहीं है? 2 नहीं है। तो दोस्त इनका मासा तुमको पता है क्या होगा? इनका मासा मेरे भाई 1 होता है, एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है, सभी के पास मौजूद होता है। इसके पास भी 1891 गुणा 1 इसका भी ये फैक्टर होगा, 1884 गुणा 1 इसका भी फैक्टर होगा। तो मासा मेरे दोस्त कितना बोल देंगे? 1 बोल देंगे। मेरे दोस्त मेरे समझाने का मतलब मेरे भाई ये है कि ना तो केवल कहीं कहीं पर अंतर वाली विधि भी कठिन लगेगी कि किन्हीं दो संख्याओं का अंतर ही मासा है या अंतर का कोई गुणनखंड मासा है, तो उस कंडीशन में मेरे भाई विभाज्यता के नियम से लगा लीजिएगा। विभाज्यता के नियम से आपको बता दिया है कि कैसे चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई संख्या अगर उससे विभाजित हो जाए ना, समझ लो वो उसके अंदर बैठी है। जैसे 2 से 10 विभाजित इसीलिए हो रहा है क्योंकि 10 के अंदर 2 गुणे में बैठा है। और किसी संख्या, कई सारी संख्याओं के अंदर एक अगर कॉमन नंबर बैठा है और हाईएस्ट है तो वो कॉमन नंबर ही मासा है क्योंकि वो सभी संख्याओं के अंदर मौजूद है। वही कारण है कि ये नंबर 3 से मौजूद हो गया, इसके अंदर तो 3 बैठा है, लेकिन मेरे दोस्त इसके अंदर 3 नहीं बैठा। तो जब इसके अंदर नहीं बैठा है तो 3 कॉमन कहाँ होगा? इसके बाद हमारे पास 3 विधि हो गई मासा निकालने की, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 विधि पे चर्चा करेंगे, उन्हीं के बारे में सीखेंगे। उसमें से जो आसान लगेगी वो उस पे ना तो हम प्राइम फैक्टर वाला कभी निकालने को कहेंगे कि मासा इससे निकालिए, वो तो सिर्फ एक नोट बनाने की बात है, लेकिन बनाइएगा जरूर। लॉन्ग डिवीजन वाली की
चलेगा अगर मान लो आपको कहीं पर सरल लग रहा है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि ये भी मत करना। इसका एक सवाल आता है, इसीलिए ये चीज़ आपको बताई। लॉन्ग डिवीजन, भाग की लंबी विधि से मासा कैसे निकलता है, ये बात मेरे दोस्त आपको इसलिए बताई क्योंकि उसका एक सवाल आता है, ना कि हर सवाल में मासा निकालने के लिए ये बात आपको बताई है। तो मासा मेरे दोस्त आप इससे भी मत निकालिएगा। तो फिर किससे निकालेंगे? विभाज्यता के नियम से निकाल लीजिएगा, विभाज्यता के नियम से। एक बात ये, या तो अंतर वाली विधि से, अंतर वाली विधि से मासा कैसे निकलेगा साफ साफ देख लीजिएगा। कैसे? जैसे अभी एक पॉइंट आपको ये बताया कि अगर किन्हीं दो संख्याओं का मासा निकालने जा रहे हैं, एक का नाम n1 है, एक का नाम n2 है, एक संख्या n1 HA हो गई और एक संख्या HB हो गई। अगर इनका मासा आपको ज्ञात करना है तो मासा या तो अंतर होगा, या तो अंतर होगा, या तो इनका कोई गुणनखंड होगा, ये मासा हो जाएगा। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, है ना। 11 दहाम 110, 11 नमा 99। अगर इनका मासा पूछे मेरे दोस्त तो इनका अंतर ले लीजिएगा, तो अंतर इनका कितना हो जाएगा 110 माइनस 99। जब ये बात देखेंगे तो पता चलेगा कि 9 1 10, इनका मासा कितना हो जाएगा, अंतर कितना आया 11, यही क्या कह दिया जाएगा मासा। अगर आप 9 नमा 81, 9 8 72 कर लो तो भी सेम प्रोसेस रहेगा। किन्हीं दो संख्याओं का मासा, उनका अंतर या अंतर का कोई गुणनखंड होता है। 11 दहाम 110, 11 नमा 99, 9 8 72, 9 नमा 81। चेक करके देख लीजिएगा, पता लग जाएगा। दोस्तों कुछ और संख्याओं के मासा निकाल कर देखते हैं कैसे कैसे उन पर काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आपको समझ में आएंगी भाई। मासा निकाल कर देखते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक नंबर ये है जिसका हमें मासा निकालने को बोला जा रहा है। वो नंबर दोस्त मेरे ये है, मैं लिखे दे रहा हूं, अगर उधर छोटा है 8 12 16 28। जब आपको मासा निकालने के लिए बहुत सारी संख्याएं दी जाएं तो अगर आप अंतर विधि से मासा निकालना चाह रहे हैं तो आप उन्हीं दो संख्याओं का अंतर लीजिएगा जो सबसे कम लगे नहीं होना चाहिए। संख्या जल्दी से पहचान लीजिएगा कि इसमें से क्या घटाएंगे जिनका अंतर सबसे कम होगा। जैसे 12 4 16 होता है, 8 4 12 होता है, तो 4 ही अंतर ले लो। अब या तो यही मासा है और या तो इसका कोई गुणनखंड मासा है। इसका गुणनखंड 2 गुणा 2 है तो 2 मासा होगा, और इसका गुणनखंड 1 और 1 है तो या तो 4 मासा है। ये पता कैसे चलेगा? सभी संख्याओं को 4 से भाग देकर देखिए। 4 से विभाज्यता का नियम तो मेरे भाई भी सरल होता है, संख्या इतनी छोटी नहीं होगी दोस्त। 4 से विभाज्यता का नियम होता है, कोई नंबर 4 से विभाजित होता है ये जानने के लिए उसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। लास्ट 2 डिजिट कोई नंबर अगर 4 से डिवाइड है, ये बात जानना है, तो उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो डिवाइड हो जाते हैं तो वो नंबर 4 से डिवाइड है। जब तक 4 का विभाज्यता का नियम ना समझ में आया ना, इस वीडियो को हर 5 सेकंड में पीछे कर करके 1000 बार देखिएगा। यानी कि 4 से इसको चेक किया, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 7 28। मासा 4 होने से इस धरती पर कोई नहीं रोक सकता। इंसानों में किसी की हैसियत नहीं है कि इन संख्याओं का मासा 4 नहीं है, ठीक है। तो इनका मासा मेरे दोस्त कितना आ गया? 4 आ गया। जैसे अगले वाले की बात कर लें, अगर हम अगला वाला हमारा क्या है, अगर इसकी बात करें तो अगला वाला प्रश्न हमारा है कि 90 और 72 का मासा ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि अंतर ले लो, 2 संख्याएं तो उनका ही 9 दाम 90, 9 8 72। तो इस विभाज्यता के नियम से भी हो सकता है भाई। 9 दाम 90
कॉमा और 9 अठे 72। ठीक, उसके बाद में देख लो और क्या क्या हो जाएगा। अंतर ही ले लो, अंतर से जब कर रहे हो तो अंतर ही ले लो। 2 और मिल रहा है, 9 दाम 90, 9 अठे 72। ठीक है, अंतर कितना मिला, 9 दूनी 18 है ना। कितना मिलेगा, 10 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 8। इस 10 में से 2 जाएगा मेरे भाई 8 बचेगा। इस 8 में से ये 7 जाएगा, कितना बचेगा 8, 1 बचेगा सॉरी। तो या तो ये मासा और या तो 18 का कोई गुणनखंड मासा, कोई ना कोई तो मासा है, कोई ना कोई मासा है। कहने का मतलब फिर चेक कैसे करेंगे, तो इस संख्या में भाग देकर 18 पंचे 90 और 18 चक्कू 72। तो मेरे दोस्त मासा कितना है मेरे भाई, 18 है। खड़े खड़े चेक कर सकते हो। लगता है आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है ना, तभी आपको लगता है ये कठिन है। जहाँ ज़्यादा दिमाग लगता है, चीज़ों को ज़्यादा समझना पड़ता है ना, वहाँ लिखना कम पड़ता है भाई। और जहाँ दिमाग कम लगता है वहाँ लिखना ज़्यादा पड़ता है। भाग की लंबी विधि से करेंगे, हो सकता है आपको इससे सरल लगे, लेकिन भाई साहब लिखना बहुत पड़ेगा। कई ऐसे सवाल होंगे जिनमें भाग की लंबी विधि से कर लिया ना, हवा खराब हो जाएगी, गलत कर बैठोगे अलग। ठीक, उसके बाद में एक और हमारा प्रश्न है जिसका मासा हमें निकालना है। अभी सरल ही है, उम्मीद करता हूँ ये दिख रहा होगा। अभी ये चीज़ आपको दिख रही होगी कि अब इसका मान लो मासा निकालना है। किसका निकालना है, किसका मासा निकालना है, इसका। चला गया क्या कहीं, क्या हो रहा है भाई, डी और सी, अच्छा सी, ठीक ठीक, वो रबर आ रही है यहाँ, ठीक ठीक है। अब इसका मासा निकालना है 48, 90, 120। तो इसमें मासा आपको निकालना है, मैं लिखे दे रहा हूं 48, 90, 120। 48, 90, 120 इनका मासा निकालना है। जिन भाई को कुछ नोट करना हो ना, वो टेंशन ना लें। ये वीडियो है और इसमें पीछे जाके जब मैं हटता हूँ, इधर उधर होता हूँ, तो पॉज करके आप अपना जो है रोक कर वीडियो को आसानी से अपना नोट कर सकते हैं। ठीक है, बस यही देखा करो, मेरे हटने का इंतज़ार किया करो और आप नोट कर लिया करो। तो 48, 90, 120 का अब देखना, 48 और 90 में अंतर ज़्यादा है, लेकिन 90 और 120 में 30 ही का अंतर है। अब साफ साफ ये कह सकते हैं कि मासा कुछ भी हो 30 से बड़ा नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। 30 से बड़ा मासा नहीं होगा, दो संख्याओं का अंतर ही मासा है या उसका कोई गुणनखंड, अंतर से बड़ा मासा नहीं होता है। एक बात। तो फिर सर पता कैसे करेंगे? पता मेरे भाई ऐसे करेंगे कि जब 30 को 6 गुणा 5 लिखेंगे ना, तो 5 से 48 विभाजित नहीं होता है, तो इसका मतलब 48 के अंदर 5 नहीं है, तो 5 मासा नहीं है, 30 मासा नहीं है। कैसे कि 30 को 2 भागों में बांटा 6 गुणा 5, और अगर 30 के भाज्यता का नियम सीखना चाहें तो साफ साफ यही कहोगे कि जो नंबर 6 और 5 दोनों से विभाजित हो जाए वो नंबर 30 से विभाजित होगा। तो हमने क्या किया, 30 को 6 गुणा 5 लिख लिया, क्योंकि 30 से बड़ा तो मासा है नहीं। 6 गुणा 5 किया तो 5 से 120 भी कट जाएगा, 5 से 90 भी कट जाएगा। इसका मतलब 120 के अंदर भी 5 बैठा है गुणे में, 90 में भी 5 बैठा है गुणे में, लेकिन 48 नहीं कट रहा है, तो 48 के 5 गुणनखंड में 5 नहीं है। 48 के पास गुणनखंड में 5 नहीं है, और अगर 48 के पास गुणनखंड में 5 नहीं है तो 5 मासा नहीं हो सकता है। और जैसे ही 5 हटाएंगे, 6 को चेक करेंगे, 6 × 8 = 48, 15 छक्का 90 और 6 दूना 20 छक्का 120, तो इसका मेरे दोस्त मासा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और बड़ी आसानी से इसको आप बता सकते हो कि मासा 6 है, और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसे ही सेम इसकी बात करते हैं। जैसे अगर इसका मासा ज्ञात करें
किसका? इसका। ये नंबर लिखा है दोस्त, मैं बताता हूं, ये नंबर लिखा है 288 408 288 408 552। इनका मासा निकालना है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि 408 और 552 का जो होगा अंतर वो ज्यादा होगा, 288 और 408 का कम होगा। क्यों? क्योंकि दोस्त ये लगभग 300 लिखा है, कुछ ही कम है। चाहो तो जल्दी से चेक करके देख लो। 288, 8 में से 8 गया 0, 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 1। यानी कि इनका अंतर 120 है। तो फिर इसका कितना होगा 552 408। 12 में से 8 गया 4, और 4 में से 0 गया 4, और यहाँ 1 बच जाएगा। इनका 144 है, तो 120 उठाएंगे, 120 उठाएंगे। और 120 को 5 में तोड़ सकते हैं, 5 हटा दो, अंतर ही मासा होगा, अंतर से बड़ा मासा नहीं होगा। 120 अंतर आया है तो 5 से काटो इसे, इसके 2 फैक्टर करो, 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20 और 5। 120 को 24 गुणा 5 लिख लिया और कह दिया 5 मासा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ना तो इसके अंदर 5 गुणे में, इसके अंदर भी नहीं, इसके अंदर भी नहीं। कैसे पहचाना? कोई नंबर 5 से जब भी विभाजित होता है जब उसका इकाइकांक 5 या 0 होता है। जब मेरे दोस्त इसके पास 5 इकाइकांक नहीं है, ना तो 0 है, ना इसका इकाइकांक 5 है, ना तो 0 है, ना तो इसके इकाइकांक 5 है, ना तो 0 है, तो जब इन किसी के पास गुणनखंड में 5 नहीं है तो 5 मासा कहाँ हो जाएगा? तो हमने 5 हटा दिया, बचा 24। 4 छंग 24 होता है, 8 तियां 24 होता है। एक बार 8 से संख्या को चेक कर लो, और एक बार 3 से, जल्दी से लगाओ। 3 से विभाजिता का नियम, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। कोई नंबर 3 से विभाजित जब भी होता है जब उसके अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाजित हो। तो ये 3 से विभाजित है, ये जानने के लिए इसके अंकों का योग करना पड़ेगा। अंक कौन है? 5 5 2, तो 5 5 10 2 12 विभाजित है। 8 4 12 विभाजित है। 8 8 16 2 18 विभाजित है। संख्याएं सारी 3 से विभाजित हैं, यानी कि 3 तो मासा होगा ही होगा। और भी कुछ कॉमन है, 8 से देख लो, 8 तियां 24, 8 तियां 24, 28 में से 24 निकल गया, 4 बचेगा, 48 बना लेगा। 8 छंग 48, ये संख्या 8 से विभाजित है। 8 45, 8 एकम 8, ये भी विभाजित है। 8 छंग 48, 8 छंग 48, और फिर बचेगा 7, और 7 जाकर 2 के साथ मिलके 72 बनाएगा। 8 9 72, इसका मतलब 8 भी है और 3 भी है, तो 8 तियां 24। इनका मासा क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रोसेस है। अंतर लो, अंतर के गुणनखंड कर दो, अंतर मासा ना हो गुणनखंड कर दो। सोचेंगे पता कैसे लगेगा अंतर मासा है कि नहीं है? भाई साहब, आपको इतना तो मालूम होना चाहिए। आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्त, इतना मालूम होना चाहिए कि 120 के अंदर 5 है और ऊपर वाली कोई भी संख्या 5 से विभाजित नहीं हो रही है। ये चीज आपको प्रैक्टिस दिलाएगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ये चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पर लगभग सारे मासा के क्वेश्चन हो गए हैं, देख लेते हैं एक बार चेक करके। हाँ, ये भी करा लिया है, ये भी हो गया था। सॉरी, चलो ये वाला नोट कर लेना। वैसे अगर नोट नहीं हुआ है, फिलहाल मैं दिखा देता हूँ क्या क्या करा दिया है। ये भी निकलवा दिया मासा, ये भी निकलवा दिया, ये भी निकलवा दिया। फिर मासा निकालना उम्मीद करते हैं कि मासा निकालना यहाँ से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो आप सीखे ही होंगे। आगे अब जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं उनकी बारी है। लगभग मैंने कुछ क्वेश्चन भी लगाए थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, और आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, है ना। हमारे पास और क्वेश्चन भी हैं, तो इनके लिए आगे चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन है इसमें कुछ और ऐड कर लेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही दोस्त। आप मासा निकालना यहाँ सीखें अगर, तो उम्मीद करते हैं कि मासा निकालना आप अच्छे से सीख गए होंगे। अंतर वाली विधि से खूब अच्छे से सीखे होंगे। शायद मुझे और एक मासा का प्रश्न ले लेना चाहिए, मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं ले रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ। मैंने ले लिया है मासा का प्रश्न, एक और ले लिया दोस्त।
मुझे लगता है 1-2 और करा देनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया मेरे भाई कि विभाज्यता के नियम से भी आप चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। विभाज्यता के नियम से कैसे चेक कर सकते हैं? जैसे मेरे भाई जैसे ये 12 है और अगर इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई साहब इसमें आप मासा ज्ञात करके दिखाओ, तो मेरे दोस्त पता है मासा ये 12 कभी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि तुमको पता है ये नंबर अगर 2 से नहीं कट रहा है, ये नंबर अगर 2 से नहीं कट रहा है तो 12 मासा कहाँ हो जाएगा? इसका मतलब इसके अंदर गुणनखंड में 2 नहीं लिख सकते आप। जब 2 नहीं लिख सकते तो मासा कौन? 12 नहीं होगा। 2 यहाँ 10 में भी है, ये भी मासा नहीं हो सकता। बचा 11 और 9, ये चेक करना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। लेकिन उससे एक खास बात बढ़िया बता देते हैं। सबसे पहले 9 को चेक कर लो। 9 को चेक करना सरल है। विभाज्यता के नियम से मेरे दोस्त मासा पकड़ सकते हैं, अंतर से भी मेरे भाई पकड़ सकते हैं। 11 का नियम लगाना अगर आपको कठिन लग रहा है, 4 ऑप्शन में मेरे भाई मासा एक ही संख्या तो है, कोई हो चाहे 9 हो चाहे 11 हो, तो पहले 9 चेक कर लो ना। 9 ही चेक करना। अगर 9 ही मासा आ जाए तो भी टिक करना, 9 मासा ना आए तो ऑप्शन एक ही बचेगा, तो 11 टिक कर देना मेरे भाई। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। 9 से चेक करेंगे। अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 2 1 3 6 9, ये संख्या 9 से विभाजित है। 4 2 6 6 3 9, ये संख्या 9 से विभाजित है। ये संख्या 9 से विभाजित, ये भी विभाजित। ये 1 2 3 3 1 4 4 5 9, ये भी 9 से विभाजित। 4 1 5 5 2 7 2 9, ये भी 9 से विभाजित। 2 1 3 और 3 6 9 9 9 18, ये भी 9 से विभाजित। 2 2 2 4 2 6 और 3 9, ये भी 9 से विभाजित। जब सारी संख्या 9 से विभाजित हैं तो मासा मेरे भाई एक ही संख्या तो होगी, 2 थोड़ी ना हो जाएंगी। इसका मतलब 11 भी अगर हम चेक करते विभाज्यता के नियम से तो भी 11 नहीं आता। अच्छा, विभाज्यता के नियम से कैसे चेक हो जाता है? 216 को 9 गुणा समथिंग लिख सकते, जो भी आए। 423 को 9 गुणा समथिंग लिख सकते, कुछ भी आए, डिवाइड करने पे पता चलेगा। लेकिन जब ऑप्शन से पकड़ना तो पकड़ तो लिया, क्या दिक्कत है? कोई नहीं, बड़ी आसानी से चेक कर सकते हो। ऐसे ही सेम ये वाला भी क्वेश्चन है। जैसे यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि ये यहां पर यहां पर 3 संख्या दी है, इनका मासा निकालना है। तो मैं कह रहा 390 और 300 को बगल में लिखो। क्यों? क्योंकि इनका अंतर कम है। कितना है? 90। और जबकि इनका ज्यादा था, 195 आ रहा है, इसका कुछ और आ रहा है ना। जो भी आए 105 है, कुछ भी आए, तो सीधा सीधा मतलब ये बन गया कि मेरे भाई अब 90 है तो 90 में मासा निकालना है। 18 पंचे 90 होता है और 30 तिया 90 होता है। बहुत सारी कंडीशन होती हैं, चलो हम चेक कर लेंगे। 4 के फॉर्म में लिख लो अगर हो रहा है, नहीं 4 के फॉर्म में नहीं हो रहा है यार। 18 पंचे 90 होता है, ठीक है। 5 से सारे नंबर विभाजित हो रहे हैं, किसी संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 है तो 5 है, बचा 18 को 9 गुणा 2 कर लो। 9 गुणा 2 क्या कर लो? 2 कर लो। अब 9 से वही नंबर विभाजित होगा। भाई 90 को 18 पंचे 90 लिख लिया, 5 मासा है, लेकिन केवल 5 नहीं है, और भी चेक करेंगे। 18 को क्या लिखना है? 9 गुणा 2 लिख लिया। अब इसमें से 9 से जो अगर सबके अंदर 9 बैठा है तो 9 भी ऐड कर लेंगे इसके साथ, 5 के साथ। तो पता चला 9 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। तो मैं क्या कर रहा, मैंने क्या किया, जब देखा कि इनके अंकों का योग तो 12 है, ये 9 से कहाँ विभाजित हो रहा है। इनके अंकों का योग देख लीजिए, 9 5 14 4 18 है, ये 9 से विभाजित हो रहा है। इसके अंकों का योग तो 3 ही है, इसका मतलब 9 मासा नहीं है। 2 से चेक कर लेंगे दोस्त। किससे चेक कर लेंगे? 2 से चेक कर लेंगे, देख लेना अंतर सही गया है कि नहीं है। 390 300 90 आ रहा है, 90 18 पंचे 90, 5 तो सभी के साथ डिवाइड हो गया। बचा क्या है? 2 बचा है, 2 को चेक कर लेंगे और 5 अगर डिवाइड हो जाएगा 2। मेरे भाई 2 भी नहीं है। क्यों 2 नहीं है? क्योंकि इसके इकाई का अंक 5 है, विषम है, और किसी सम संख्या से विषम को कभी विभाजित नहीं कर सकते। इसका मतलब 2 भी नहीं है। सीधा सीधा एचसीएफ क्या आपका हो जाएगा? एचसीएफ जो मेरे दोस्त होगा वो सीधा सीधा 5 होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी कि मासा निकालना कैसे है। इनका काम मेरे दोस्त कहाँ आएगा?
इनका काम मेरे भाई जब आएगा, जब इस टाइप की संख्या आएंगी और जब इनका हम मासा निकालेंगे, जो भी करेंगे, इसमें जो भी तरीका लग रहा होगा, जब हम सवाल कराएंगे, जब बताएंगे, तो इस तरीके की संख्याओं को देखना विद इन सेकेंड आप मासा अंतर वाली जो बात है, जो नियम है, उससे आसानी से निकाल सकते हैं। और दोस्त, अगर वीडियो आप आज इतना ही रखते हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो जो है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिएगा। हम आपके लिए और भी कंटेंट में मेहनत करेंगे, अच्छी तरीके से क्लास लेंगे, सारी चीज़ें, और अपना 100% देने की कोशिश करेंगे और मेहनत भी आपके लिए करेंगे। एग्ज़ाम से जो रिलेटेड चीज़ें होंगी उन्हीं पे चर्चा करेंगे, कम से कम समय में अच्छी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम में आती हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।